आज हम भारतीय संस्कृति के कौन कौन से मुख्य स्रोत है इसका अध्ययन करेंगे। भारतीय संस्कृति को आर्य संस्कृति भी कहा जाता है। यह विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वस्तुतः भारतवासियों के अतीत काल से लेकर वर्तमान समय तक के परंपरागत संस्कारों का नाम भारतीय संस्कृति है। इसे सम्यक्तया जानने के लिए हमारे पास जो साधन अथवा साक्ष्य है वे इसके मुख्य मुख्य स्रोत हैं। हमें विविध रूपों में प्राप्त होते हैं, यथा साहित्यिक रचनाएं अथवा दस्तावेज, स्मारक, सिक्के, लेख आदि। इन खंड खंड प्राप्त सामग्रियों के आधार पर अतीत की संस्कृति को एक बुद्धिगम्य रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। मुख्य मुख्य स्रोतों का वर्गीकरण। जिन स्रोतों के आधार पर भारतीय संस्कृति का भव्य और उदात्त रूप उपलब्ध होता है उन्हें निम्नांकित 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम पुरातात्विक, द्वितीय साहित्यिक, तृतीय विदेशी विवरण। प्रथम पुरातात्विक स्रोत। प्राचीन भारतीय संस्कृति के ऐसे कई कई युग हैं जिनके विषय में हमें मुख्य रूप से पुरातात्विक उत्खननों से प्राप्त सूचनाओं से जानकारी मिलती है। वैदिक संस्कृति से पूर्व भारत के प्रागैतिहासिक काल के विषय में हमारी संपूर्ण जानकारी पुरातात्विक साक्ष्य के ऊपर ही आधारित है। भारतीय सभ्यता के प्रथम चरण सैंधव सभ्यता के विषय में हम कुछ भी नहीं जान पाते यदि इस संबंध में हमें पुरातात्विक स्रोत से सहायता न मिलती। विभिन्न स्थानों की खुदाई में प्राप्त इस प्रकार की सामग्री कई रूपों में प्राप्त होती है, जैसे बर्तन, मूर्तियाँ, भवन, अभिलेख, हथियार, औजार आदि। इनसे सामान्य जनजीवन के विविध पक्षों पर प्रकाश पड़ता है। ये साक्ष्य साहित्यिक साक्ष्यों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार के अतिरंजन के लिए स्थान नहीं होता। इन साक्ष्यों से तत्कालीन व्यक्तियों की मान्यताओं और मूल्यों के विषय में भी अनुमान लगाया जा सकता है। साहित्यिक ग्रंथों के अतिरिक्त अन्य रूप में भी जो लिखी हुई सामग्री प्राप्त होती है उसे 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला गुफालेख, दूसरा शिलालेख, तीसरा स्तंभलेख, चौथा ताम्रपत्रों पर अंकित लेख। इस प्रकार के लेखों में कुछ तो राजस्थान, राजशासन अथवा राजाज्ञाएं हैं, कुछ दान लेख है और कुछ प्रशस्तियां हैं। इनमें भी बड़ी विविधता प्राप्त होती है, परंतु समसामयिक साक्ष्य होने के कारण इनका अधिक महत्व है। प्राचीन भारत के कई लेखों से न केवल विविध राजनीतिक महत्व की समस्याओं पर प्रकाश पड़ता है, अपितु तत्कालीन साहित्य, संस्कृति एवं जनजीवन के अन्य पक्षों पर भी इनसे महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती है। उदाहरण के लिए मौर्यकालीन प्रशासन अथवा जनजीवन के विषय में कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा मेगस्थनीज के इंडिका से जो जानकारी मिलती है, अशोक के लेखों से उनका प्राय समर्थन होता है। हर्ष के विषय में वाण के हर्षचरित से जो सूचना प्राप्त होती है, हर्ष के लेखों से उनका समर्थन होता है। इनमें समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, हाथी गुम्फा अभिलेख, रुद्रदामन का लेख आदि प्रमुख है।
इसी संदर्भ में सिक्कों का साक्ष्य भी महत्वपूर्ण है। ये प्राचीन मुद्राएं, जिन पर भले ही विविध प्रकार के चिन्ह बने हुए हों, मूक होकर भी बहुत कुछ कह देती है। तीसरी व दूसरी सदी ईसा पूर्व की भारतीय संस्कृति के विषय में ये सिक्के अपना अच्छा साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत स्मारक तथा खंडहर भी महत्वपूर्ण पक्ष है। इनसे वास्तुकला और शिल्प शास्त्र का ज्ञान तो होता ही है, साथ ही सामान्य जनजीवन और लोगों के धार्मिक विश्वास आदि के संबंध में भी महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध होती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के उत्खननों से प्राप्त खंडहर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नगर निर्माण कला, गृह निर्माण कला तथा तत्संबंधी अन्य पक्षों पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं। भरतपुर और सांची से प्राप्त स्तूपों की वेदिकाओं और तोरण द्वारों पर जो अंकन कार्य हुए हैं, उनसे तत्कालीन जनजीवन का व्यापक विवरण प्राप्त होता है। अजंता की गुफाओं में बने चित्र भी इस दृष्टिकोण से बड़े महत्व के हैं। साहित्यिक स्रोत, इनको मोटे तौर पर ऐतिहासिक और अर्ध-ऐतिहासिक के रूप में बांटा जा सकता है। इस दूसरे वर्ग में वे रचनाएं आती है जिनका मुख्य प्रयोजन सांस्कृतिक विवरण देना नहीं है, किंतु इनमें महत्वपूर्ण सांस्कृतिक सूचनाएं सुरक्षित होती है। इन अर्ध-ऐतिहासिक कृतियों को 7 वर्गों में रखा जा सकता है। प्रथम वैदिक साहित्य, द्वितीय वीर काव्य रामायण और महाभारत, तृतीय पुराण, चतुर्थ स्मृतियाँ, पंचम बौद्ध ग्रंथ, षष्ठम जैन ग्रंथ, सप्तम लौकिक संस्कृति साहित्य। प्रथम ऐतिहासिक वर्ग की रचनाएं उस कोटि की नहीं है जैसी कि आज की परिभाषा के अनुसार होनी चाहिए। फिर भी इनसे हमें भारतीय संस्कृति की अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। वाण का हर्षचरित इसी कोटि का ग्रंथ है। वैदिक साहित्य में चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक तथा उपनिषदों की गणना होती है। इनसे वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल की संस्कृति के चित्र उभरते हैं। इसी वैदिक परंपरा के अंतर्गत कालांतर में साहित्य के उस वर्ग का सृजन हुआ है जिसे सूत्र साहित्य कहा जाता है। इनकी 3 कोटियाँ हैं। कल्प सूत्र, जिनमें वैदिक यज्ञों का विवरण है। गृह सूत्र, जिनमें जन सामान्य में प्रचलित संस्कारों, कर्मकांडों तथा सामाजिक जीवन के विविध पक्षों की चर्चा की गई है। तथा तृतीय धर्मसूत्र, जो सामाजिक, राजनीतिक एवं वैज्ञानिक व्यवस्था से संबद्ध दिखाई पड़ते हैं। इसी से संबंधित वेदांग भी है जिनकी संख्या 6 है। रामायण और महाभारत को वीर काव्य कहते हैं। इनमें भी प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक सामग्री अटूट रूप से भरी हुई है। उल्लेखनीय है कि इन दोनों रचनाओं को उपजीव्य काव्य भी कहा जाता है। ये काव्य न केवल सांस्कृतिक सामग्री ही प्रदान करते हैं, अपितु मानव मात्र के लिए प्रेरणा के उच्च स्रोत है। विद्वान इन्हें प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और आदर्शों का दीप स्तंभ भी कहते हैं। पुराण 18 है। इनमें भारत के विविध क्षेत्रों का सांस्कृतिक पक्ष उज्ज्वल हुआ है। रोचकता एवं अतिशयोक्ति अलंकार वाले इन पुराणों को
पुराणों की विषय सामग्री, सर्ग, आदि सृष्टि, प्रतिसर्ग, प्रलय के पश्चात पुनः सृष्टि, वंश, देवता और ऋषियों के कुल, मनवंतर, कल्पों के महायुग तथा वंशानुचरित राजाओं व शासकों का इतिहास से संबंध है। स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहते हैं। इनमें वर्ण, आश्रम व्यवस्था, संस्कार, पंचमायन, तीन ऋण आदि का प्रामाणिक विवेचन किया गया है। इनमें मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य और नारद स्मृति अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राचीन भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो धार्मिक आंदोलन हुआ उसके अंतर्गत बौद्ध और जैन धर्मों की विशेष रूप से प्रतिष्ठा हुई। कालांतर में इन धर्मों से संबद्ध विविध ग्रंथों की रचना हुई जिनमें भरपूर सांस्कृतिक सामग्री भरी पड़ी है। इनमें जातक और त्रिपिटक ग्रंथ बौद्ध साहित्य से संबंध रखते हैं एवं पाली भाषा में लिखे गए हैं। जैन साहित्य में अंग ग्रंथों की बड़ी धूम है जो अर्ध मागधी भाषा में लिखे गए हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य की रचनाएं यद्यपि विविध अन्य विषयों को ध्यान में रखकर लिखी गई है तथापि इनकी अंतः सामग्री सांस्कृतिक दृष्टि से पर्याप्त महत्व की है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाला सार्वभौमिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इससे मौर्यकालीन प्रशासन पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। पाणिनि द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी तथा पतंजलि द्वारा निर्मित इस पर भाष्य महाभाष्य व्याकरण ग्रंथ है, किंतु प्रसंगवश ये कई महत्वपूर्ण सांस्कृतिक सूचनाएं प्रदान करते हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने अष्टाध्यायी के आधार पर पाणिनि कालीन भारत नामक पुस्तक लिखी है जिसमें तत्कालीन समाज एवं संस्कृत का बड़ा व्यापक चित्रण मिलता है। इसी प्रसंग में नाटक और महाकाव्यों के नाम भी लिए जा सकते हैं जिनमें भास, कालिदास, शूद्रक, कुशाग्रदत्त आदि की कृतियां हैं। इसके बाद आते हैं विदेशी विवरण। भारतीय संस्कृति के संबंध में कुछ सूचनाएं विदेशी लेखकों तथा समय समय पर यहाँ आए विदेशी यात्रियों के विवरण से प्राप्त होती है। इनमें से अधिकांश सूचनाएं समसामयिक होने के कारण विशेष महत्व रखती है। यद्यपि प्राचीन भारतीयों का विदेशियों के साथ पहला संपर्क ईरानियों के साथ हुआ। सबसे पहले यूनानियों ने भारतीय भूगोल तथा इतिहास में अपनी रुचि दिखाई। प्राचीन यूनानी लेखकों में सबसे महत्वपूर्ण हेरोडोटस हैं जिसने हिस्टोरिया नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में पश्चिमोत्तर भारत की राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति का चित्रण मिलता है। सिकंदर के भारतीय अभियान के साथ नियार्क्स, आनिस क्राइस तथा अरिस्टोबुलस नामक लेखक आए थे। इन लेखकों के लेख अब उपलब्ध नहीं है, किंतु क्विंटस कर्टियस, डियोडोरस, स्ट्रेबो, एरियन, प्लूटार्क आदि परिवर्ती यूनानी लेखकों ने इनका उद्धरण दिया है। कालांतर में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का यूनानी राजदूत मेगास्थनीज आया जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। चीनी यात्रियों में फाइयान व युआंगच्वांग के विवरण महत्वपूर्ण है। मुस्लिम पर्यटकों में अलबेरूनी ख्याति प्राप्त है। इन विदेशियों के विवरण तत्कालीन धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि स्थिति पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। भारतीय तत्वज्ञान भारतीय धर्म के समान उदार, व्यापक, विशाल तथा विवेचनात्मक रहा है। भारतीय जनश्रुति का बौण कभी इसकी उन्नति मार्ग में व्याघातक नहीं रहा है। यही कि वे पारलौकिक तत्वों के विश्लेषण कार्य में
तार्किक बुद्धि का प्रयोग करने से ही दर्शन की दर्शनता है। यदि धार्मिक परंपरा इस नैसर्गिक कार्य में रुकावट बनती है तो विचारों का विकास स्वाभाविक रूप से अग्रसर नहीं हो सकता। यूरोप के मध्यकाल में ईसाई धर्म के संप्रदाय ने दर्शन का गला घोंट डाला। फलतः उस समय यूरोपीय तत्वज्ञान की वाट रुक गई और वह धर्म के स्रोतहीन जलाशय के ऊपर ही तैरता रह गया। इस अनेक रूपात्मक क्षण क्षण में विलक्षण रूप धारण करने वाले पदार्थों के अंतःस्थल में विद्यमान रहने वाली एकरूपता, अनेकता के भीतर एकता को खोज निकालना प्राचीन वैदिक ऋषियों की दर्शन शास्त्र को बहुमूल्य एवं महत्वपूर्ण देन है। भारतीय दर्शनों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनका उद्देश्य व्यावहारिक है। जनता के आदि व्याधि पूरित दैनिक जीवन से हटकर वे किसी काल्पनिक जगत में विचरण नहीं करते। विषदग्रस्त प्राणियों को विपत्ति से सदा के लिए मुक्ति प्राप्त करा देना उनका प्रधान लक्ष्य है। भारतीय दर्शन वर्तमान से असंतोष रखता है। दुख में वर्तमान से असंतोष हुए बिना सुखमय भविष्य की कल्पना दुराशा मात्र है। इसलिए भारतीय दर्शन के संप्रदाय दुख के इस मौलिक प्रश्न को लेकर आगे बढ़ते हैं। इनके अतिरिक्त भारतीय दर्शन की विश्व को देन है नैतिक व्यवस्था में विश्वास, कर्म सिद्धांत, अविद्या से बंधन तथा विद्या से मुक्ति लाभ आदि के सिद्धांत।